दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विद शबनम में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेटो के बारे में, पाश्चात्य काव्यशास्त्र से प्लेटो के काव्य सिद्धांत के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से सारे ही तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर हम उनके जन्म समय की बात करें तो कहीं 427 ईसा पूर्व से कहीं 428 ईसा पूर्व, तो उनका जो जन्म समय है वो 427 या 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व या 348 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वो एक यूनानी दार्शनिक थे। उनके वो सुकरात के शिष्य थे। उन प्लेटो की माता का नाम पेरिक्टोन और पिता का नाम एरिस्टोन था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्लेटो ने कुल 36 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें 23 संवाद ग्रंथ थे और 13 पत्र के रूप में थे। उनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो उनकी रचनाओं में प्रमुख रचनाएं हैं द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज। तो थोड़ा एरर आ जा, कहीं कहीं टाइपिंग एरर है। सिम्पोजियम आदि प्रमुख है। द रिपब्लिक जो है वो एक आदर्श गणराज्य संबंधी ग्रंथ है। द स्टेट्समैन की बात करें तो वो एक आदर्श राजनेता के संबंधित है। और द लॉज की बात करें तो उसमें विधि के संबंधी ग्रंथ है। उन्होंने जो भी लिखा है ग्रंथ, वो दर्शन, विज्ञान, राजनीति, इन सब चीज़ों पर ही लिखा है। अगर हम बात करें उनकी, तो वो एक कुलीन परिवार में जन्मे थे और बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जैसा कि हम जानते कि वो सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के वो गुरु थे। प्लेटो जो थे, उनका मुख्य उद्देश्य जो था वो एक आदर्श राज्य की परिकल्पना करना था। उनकी नज़र में एक आदर्श राज्य की परिकल्पना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कहें तो। और वो एक आदर्श राज्य की परिकल्पना करने वाले दार्शनिक थे। वो एक श्रेष्ठ शिक्षक भी थे, उनकी जो अकादमी की उन्होंने स्थापना की, जो हम लोग सब जानते हैं। प्लेटो ने कहा था कि उनकी नज़र में काव्य जो है उसका मुख्य उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो कि सामाजिक हित में हो। जैसे कि मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है कि उन्हें वैसा ही काव्य स्वीकार था जो कि नैतिक हो, सत्य और आदर्शों का समर्थन करे। अर्थात उनका काव्य सिद्धांत का सृजन करना उनका मूल लक्ष्य था ही नहीं कभी भी। उनका लक्ष्य था एक आदर्श गणराज्य की स्थापना करना। उनका कहना ये था एक तरह से कि काव्य का उद्देश्य बस मनोरंजन नहीं हो सकता। कला और साहित्य जो है वो सिर्फ आनंद और सौंदर्य में ना होकर ऐसे होने चाहिए जो कि समाज की हित में बात करे। बस मनोरंजन करना ही कला का उद्देश्य नहीं हो सकता, सामाजिक उत्थान बहुत ज़रूरी है। प्लेटो का ये वो मतलब कि उनका था, जो भी उनका मेन थॉट। प्लेटो का जन्म जैसा कि हम लोग पढ़ ही चुके हैं, एरिस्टोक्लेस उनका हिंदी में नाम था, अफलातून, अलग अलग भाषा में उनके नाम जो है वो अलग अलग, और भी यूनान में ऐसे करके थे। प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं जैसा कि हम जानते हैं, इयॉन, लॉज, रिपब्लिक, जिसमें कि द स्टेट्स में ये रिपब्लिक, लॉज और द स्टेट्समैन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक प्रत्ययवादी दार्शनिक थे और प्लेटो, और उन्होंने अपने इयोन नामक संवाद में काव्य सृजन का जो प्रक्रिया है उसके काव्य हेतु की चर्चा की है। तो उन्होंने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया है। अर्थात कि प्लेटो का ये मानना था कि काव्य जो है वो एक दैवीय प्रेरणा है। वो इस चीज़ में विश्वास रखते थे। जैसे कि उनका कहना है कि कवि के माध्यम से ईश्वर हमसे बातचीत स्वयं करता है। तो कोई भी इंसान जो कोई भी काव्य या कला का सृष्टि जो भी हमारे द्वारा होती है वो एक ईश्वरीय प्रेरणा है। कवि में निहित काव्य सर्जन की शक्ति तब तक रचना में प्रवृत्त नहीं हो सकती जब तक ईश्वरीय प्रेरणा नहीं मिलती। अर्थात कि अगर आपके अंदर काव्य को सृजन करने की लाख क्षमता है, जब तक आपके अंदर ईश्वर की तरफ से कोई प्रेरणा ना मिले, आप अपनी उस सृजन शक्ति को रचना में आप ला ही नहीं सकते। प्लेटो का ये मानना था। कवि रचना काल के नियमों का नहीं, ईश्वरीय प्रेरणा का अनुवर्तन करता है।
मतलब उनका ये कहना था कि अगर आपके अंदर रचना की लाख क्षमता, जब तक आपको ईश्वर की प्रेरणा ना हो, आप उस रचना को नहीं रच सकते हैं। कवि के उनका कहना था कि रचयिता स्वयं ईश्वर है और वो हमारे द्वारा जो भी कवि है उसके द्वारा, माध्यम के द्वारा उस रचना को रचवाता है। तो प्लेटो कहते हैं कि कवि की काव्य चेतना एक बांसुरी है और स्वर फूंकने का काम कौन करता है? ईश्वर करता है। जिसकी उनके ईश्वर के संपर्क से वो वीणा है कवि, जिसके सारे तार झंकृत हो जाते हैं। काव्य का उद्देश्य, प्लेटो का कहना है कि सभी प्रकार के समर्थ कवि अपनी काव्य रचना किसी कलात्मक प्रेरणा द्वारा नहीं बल्कि दैवीय शक्ति से प्रेरित एवं अभिभूत होकर करते हैं, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी कवि कर्म किसी वैज्ञानिक पद्धति पर अविलंबित नहीं रहता, उसमें सृजन की क्षमता का प्रादुर्भाव जो होता है वो एक अलौकिक शक्ति के रूप में होता है। वही बात है, देवीय प्रेरणा के रूप में होता है। कोई कलात्मक, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको देवीय प्रेरणा नहीं मिलेगी। आप एक माध्यम मात्र हैं, रचयिता स्वयं ईश्वर है। प्लेटो का ये कहना था। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेटो का मुख्य उद्देश्य जो था वो एक आदर्श गणराज्य की स्थापना करना था, जिस पर उन्होंने ग्रंथ भी लिखा है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उनके कला संबंधी विचार भी आदर्श नागरिकों की शिक्षा के संदर्भ में व्यक्त किए जाते हैं। कला के मूल्य के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण वही बहुत नैतिकतावादी, उपयोगितावादी था। कवि वो नैतिक मूल्यों पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयात्मक या मानकीय, अर्थात प्लेटो बताना चाहते थे कि कला कैसी होनी चाहिए। प्लेटो के अनुसार मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। वस्तु सत्य, उसका ज्ञान सत्य और असत्य के बीच में है। इसे हम अब आगे समझेंगे। और ज्ञान और धारणा के बीच है, वही अस्तित्व और अभाव के बीच है। देखिए, प्लेटो का कहना था कि मूल सत्य जो होता है वो अमूर्त है, जिसे आप छू नहीं सकते। अर्थात जो विचार जगत है, जो शुद्ध है, जो बिल्कुल सत्य है, जो कि ईश्वर के द्वारा निर्मित किया गया है, वो मूल सत्य है। उसके बाद आता है कि एक वस्तु जिस मूल सत्य वह है जो कि प्रत्यय है, जो यथार्थ है, जिसके सृष्टा ईश्वर है। उसके बाद एक वस्तु आता है, वस्तु जगत, जो कि हम उसी यथार्थ का अनुकरण करते हैं, जो ईश्वर द्वारा बनाया गया है। तो वो सत्य और असत्य के बीच में आ जाता है वो वस्तु। और फिर एक होता है कला जगत। मतलब ये वस्तु सत्य जो है वो सत्य असत्य के बीच है, ज्ञान और धारणा के बीच है, अस्तित्व और अभाव के बीच है। इसे हम आगे समझते हैं। जैसे कि विचार जगत सबसे पहले होता है, जो कि शुद्ध है, बिल्कुल सत्य है, जो कि ईश्वर द्वारा बनाया गया है, अमूर्त है, जिसे हम छू नहीं सकते। ये बुद्धि और ज्ञान से समझा सकता है, वही मूल सत्य है। पहला हो गया विचार जगत। अब हम अगर वस्तु जगत की बात करें तो जैसे कि जो भी मेज, कुर्सी, मनुष्य, ये विचारों की नकल हुई, तो ये क्या हो गई? ये पूरी तरह से सत्य नहीं हुई। सत्य वही है जो मूल है, जो ईश्वर द्वारा बनाया गया है। अब वस्तु जगत जो है ये सत्य और असत्य के बीच में आ गया, एक मूल सत्य और सत्य। अब जो कला जगत है ये उस वस्तु का नकल है, यानी अनुकरण का अनुकरण है। यानी ये सत्य से और दूर हो जाती है, तिगुना दूर हो जाती है, जो कि प्लेटो का कहना है। तो प्लेटो के अनुसार कला तभी मूल्यवान है जब तक वह नैतिक है, आदर्श राज के काम आए। इसी सोच के लिए उन्होंने शिक्षा के लिए एकेडमिया की स्थापना की। अर्थात प्लेटो का ये कहना था कि कला जब तक हमारे समाज के उत्थान के लिए, हमारे आदर्श आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए है, तभी वो कला मूल्यवान है। वैसे कला जो अगर लोगों को अपने लक्ष्य से, अगर लक्ष्य से डाइवर्ट कर देती है तो वो कला मूल्यवान नहीं कहला सकती। तो अगर हम ये चीज़ समझें तो सबसे पहले होता है विचार जगत, जो अमूर्त है, अर्थात जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सत्य। फिर वस्तु जगत, जो कि उस विचार की, जो ईश्वर द्वारा बनाया गया, उसकी नकल है। तो ये पूरी तरह सत्य नहीं है, थोड़ा सत्य और असत्य के बीच में आ जाती है। फिर अगर हम कला जगत की बात करें तो वो उसकी नकल है, तो ये सत्य से और दूर चली जाती है। इसे
बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया भी था कि जैसे ईश्वर है और बढ़ई है और कलाकार है, ये तीनों में अंतर है कि सबसे पहले ईश्वर का बना हुआ चीज़ जो भी है, कोई वो ईश्वर का बना हुआ चीज़ है। जैसे एक विचार की खाट, ये ईश्वर द्वारा निर्मित विचार है, ये मूल सत्य है। अब अगर बढ़ई उसे बनाया तो वो उसको देख के बनाया, तो ये पहली नकल हो गई। और अब अगर कोई चित्रकार बनाया तो ये नकल की नकल हो गई। तो ये क्या हो गई, सत्य से तीन गुना दूर हो गई। इस तरह हम प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत और प्लेटो के सिद्धांत के बारे में जाने। पाश्चात्य काव्य शास्त्र से और भी वीडियो आते रहेगी। चैनल अगर पसंद आए आपको वीडियो तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।